आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। द्वितीय विश्व युद्ध में रडार और एटम बम ने बड़ा काम किया दुश्मनों को हराने में। यानी ये युद्ध एक तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए लड़ा गया था। युद्ध के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर विज्ञान के जरिए युद्ध जीता जा सकता है तो शांति बनाए रखने के लिए भी साइंस का योगदान हो सकता है। मैं तो विज्ञान की एडवोकेसी करूंगी, क्योंकि वैज्ञानिक ही हैं जो लगातार दवाओं और टीके का निर्माण कर रहे हैं, दिन रात अपनी लैब्स में लगे हैं। उन सभी को हमारा सलाम। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आज के कोरोना कवरेज को लेकर आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले आपको बता देती हूं कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होगी वायरस का संक्रमण एक बार ठीक होने के बाद यानी नेगेटिव होने के बाद फिर से संक्रमण क्यों होता है, इसकी बात करेंगे। कोविड-19 महामारी में वक्त के साथ कैसे बदल रहा है संक्रमित होने वालों का एज ग्रुप, और हाँ, कोरोना वॉरियर से मुलाकात करेंगे। और अगर आपको कोविड-19 का डर सताता है किसी भी तरह का, तो साइकेट्रिस्ट से भी बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी देश विदेश की खबरें। कोरोना वायरस से दुनिया में 2,40,00,000 लोग संक्रमण के शिकार हैं, जबकि 8,23,540 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1.66 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। भारत कोरोना वायरस के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। ICMR की ओर से चेताया गया है कि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके कारण ही संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन का दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल आज से देश में शुरू हुआ। दिल्ली में फिर से कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ आज बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हालात अभी नियंत्रण में हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली में टेस्टिंग डबल की जाएगी। तेलंगाना के वानापर्थी जिले के एक छोटे से गांव में पेंशन डिस्ट्रीब्यूटर कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर बन गया, जिससे क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यहां पिछले 10 दिनों में 102 मामले सामने आए हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने को कहा गया है। दक्षिण कोरिया ने सियोल क्षेत्र के डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया। उन्होंने कई सरकारी प्रस्तावों के विरोध में 3 दिन पहले हड़ताल शुरू की थी, जिसमें कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए डॉक्टरों की संख्या को बढ़ावा देना शामिल था। अमेरिकी एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से एक जॉइंट रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त से 20 अगस्त के बीच चाइल्ड केसेस में 21% की बढ़ोतरी हुई है। महामारी की शुरुआत के बाद से अमेरिका में 4,40,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई ही कि वे 2021 के शुरू में कोरोना वायरस एंटीबॉडी थेरेपी का इंसानों पर ट्रायल कर पाएंगे। इस ट्रायल की शुरुआत विक्टोरिया स्टेट से हो सकती है, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैला है। ऑस्ट्रेलियन कोविड-19 वैक्सीन के एनिमल ट्रायल्स में मनमाफिक नतीजे सामने आए हैं और अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष डॉक्टर ने कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए माफी मांगी है। FDA के कमिश्नर स्टीफन हैन तब निशाने पर आए थे जब उनकी एजेंसी ने कोरोना वायरस मरीजों के लिए इमरजेंसी हालत में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दी थी। जी, अब बात करते हैं वैज्ञानिकों की, क्योंकि हमने वैज्ञानिकों से ही शुरू किया था। वैज्ञानिकों ने एक शोध की है और पाया है कि एक बार अगर कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति हो गया है तो उसमें उसके एंटीबॉडीज बन जाते हैं, यानी उनके दोबारा संक्रमित होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मगर इस बीच हांगकांग में एक व्यक्ति में इन्फेक्शन यानी फिर से इन्फेक्शन होने की खबर आने से सब चौंक गए। भारत में भी 2-3 ऐसे केस के दावे हुए हैं। इन सब बातों की गुत्थी सुलझाने को हमने टेलीफोन मिलाया रिनोन्ड वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील को और पूछा उनसे कि कितनी संभावना है इसकी कि व्यक्ति दोबारा इन्फेक्ट हो जाए। कल सुनने में आया था कि कुछ लोगों को फिर से इन्फेक्शन देखा गया था, लेकिन ये पहला ऐसा शोध है जिसमें एक बहुत अच्छी तरह से बहुत डीप स्टडी किया गया है। अब तक जो भी रिजल्ट थे वो सिर्फ ये दिखाते थे कि कोई जो पहले PCR पॉजिटिव
होके नेगेटिव हुआ था वो फिर से पीसीआर पॉजिटिव हो गया। तो इसमें एक तरह का शुभा ये रहता था कि हो सकता है कि जो बीच में नेगेटिव टेस्ट आया था वो शायद गलत रहा हो। इस बार पहली बार एक पेशेंट में ये दिखाया है कि जो वायरस उसमें पहले था 4.5 महीने बाद वो वायरस ना होके एक दूसरा वेरिएंट उस वायरस ये कोरोना वायरस का पाया गया है उसमें, और दोनों वायरस अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रांग एविडेंस है कि फिर से इन्फेक्शन हुआ है, और ये सीक्वेंस के जरिए प्रूव किया गया है। लेकिन हमको इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि अब तक दुनिया में तकरीबन 23 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं जिनमें हमें पता है कि कंफर्म्ड इन्फेक्शन है, और ये अभी तक एक ऐसा केस मिला है जिसमें इस तरह का हुआ है। हमें और कोई डिटेल्स नहीं पता इस पेशेंट के बारे में कि उसको और क्या प्रॉब्लम्स थी। तो 23 मिलियन में एक केस की बेसिस पे कहना कि फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, ये सही नहीं होगा। जी, और अगर कोई व्यक्ति दोबारा संक्रमित होता है तो ये कैसे होता है, क्योंकि एक बार ठीक हो गया आदमी फिर से संक्रमित हो रहा है? किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हम लोग सब किसी भी इन्फेक्शन को एक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कुछ लोग एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि ज़्यादा दिन चलती हैं, कुछ बनाते हैं जो कि उतने ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं, और तो इस बेसिस पे ये बिल्कुल पॉसिबल है। और हम जो कि देखते हैं जो एंडेमिक कोरोना वायरसेस हैं जो कि हर साल तकरीबन 20% कॉमन जो नज़ला बुखार है वो कोरोना वायरस से होता है, तो वो वायरस भी बार बार ही इन्फेक्ट करता है और उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस वायरस को भी देखना चाहिए, और उसमें कोई मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर फिर से इन्फेक्शन होता भी है तो उस आदमी में ये क्षमता होगी कि वो एंटीबॉडीज जल्दी से बना ले, उसके टी सेल्स वायरस को जल्दी से कंट्रोल कर ले। देखिए किसी भी इन्फेक्शन में ये वैक्सीन से भी, कोई भी वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन को नहीं रोकती है, वैक्सीन डिजीज को रोकती है। और हर आदमी जो इन्फेक्टेड होता है उसमें डिजीज नहीं होती है, उसमें बीमारी नहीं होती है। इन्फेक्शन और बीमारी दो अलग चीज है जी। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। ये चूंकि पहली बार देखा गया है इसलिए सब लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत ही अजीब चीज है, लेकिन ये अजीब चीज बिल्कुल नहीं है। वायरसेस में ऐसा होता है और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं मगर रिकवरी दर भी बढ़ रही है। इधर दिल्ली एक ऐसा राज्य बन गया है पहला जिसमें 90% रिकवरी रेट पाली है। ये खुशी की खबर तो है ही। इधर एक और खुशी की बात है, वो ये कि 60 बरस से ऊपर के एज ग्रुप में 5% की गिरावट आई है मामलों में, यानी जिन्हें हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल मान रहे थे वो लोग अब खतरे से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, जबकि युवा ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। क्या है कोविड-19 के मामलों की एज प्रोफाइलिंग के बदलते ट्रेंड, जानने को हम पहुंचे इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के दीपू राय के पास। और देखिए एज प्रोफाइलिंग केवल अभी केसेस की आती है कोविड-19 की इंडिया में। ऑफिशियली ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारी नेशनल डिजीज कंट्रोल की वेबसाइट है उस पर ICMR ने के डेटा को लेकर के एक एज प्रोफाइलिंग दी गई है 20 अगस्त तक का, जिसमें कि तब केसेस 28 लाख के आसपास थे। तो उसमें जो चीज निकल करके आई है तो उसमें ये पता चलता है कि किस एज ग्रुप के लोग कितने ज्यादा इन्फेक्टेड हैं, यानी कि टोटल जो केसेस है कोविड-19 के उसमें किस एज प्रोफाइल का, किस एज ग्रुप का कितना रेशियो है।
और वो बहुत शॉकिंग है, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने DIU ने 2 अप्रैल को इसी तरह की एक एज प्रोफाइलिंग पर स्टोरी की थी ICMR के डेटा के सोर्स के बेसिस पर। तब केसेस 1800 के आसपास थे। तो ये कंपैरिजन करना कि तब से लेकर के क्या एज प्रोफाइलिंग में कोई चेंजेस हुआ है, ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन पहले जो अभी का सिचुएशन है उसमें अगर आप देखें तो टोटल ICMR का डेटा ये कहता है कि 40 साल से नीचे जो लोग हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि 0 से लेके 40 साल के बीच के जो लोग हैं, और वो टोटल उनका इन्फेक्शन में जो रेशियो है वो 56% लोग इन्फेक्टेड हैं। जो नंबर आ रहे हैं 28 लाख के आसपास जो नंबर है उसमें 56% लोग, यानी कि आधे से ज्यादा। बाकी लोग 40 साल से ऊपर वाले हैं। थोड़ा और डीप डाइव करने पर कि इस 40 साल के भीतर जो ब्रैकेट है उसमें और इंटरेस्टिंग है कि इनके रेशियो क्या क्या है। जैसे कि अगर आप 30 साल से नीचे कर लीजिए तो उसमें 34% लोग इन्फेक्टेड हैं। जो ऐसे लोग जो कि 34 साल जिनकी उम्र 30 साल से नीचे उम्र है वो 34% लोग हैं। और इसी तरह से अगर हम 2 अप्रैल को जो लिए थे तो ये पता करना कि 30 साल से जिन नीचे वाले लोग हैं वो लास्ट 5 मंथ्स यानी कि 2 अप्रैल के समय क्या उनका रेशियो था, तो वो करीब 28% के आसपास था, यानी कि 6% के आसपास ज्यादा बढ़े हैं इस कैटेगरी के लोग। और जब इसी तरह से दूसरी चीज सबसे बड़ी बात आती है कि अब और 30 से 40 या 41 से 50 साल के ब्रैकेट को लेते हैं तो उसमें 22% के आसपास तकरीबन वो लोग स्टेबल हैं। और टोटल केसेस के 22 और 17% रिस्पेक्टिवली अगर आप देखिए 30 से 40 22 है, और 41 साल से या 50 साल के 20 वाले उम्र के लोग जो है वो 17% के आसपास हैं। लेकिन ठीक उसी समय 51 से 60 वालों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, थोड़ा सा ज्यादा केसेस बढ़े हैं। मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2 अप्रैल को जो एज प्रोफाइलिंग थी कोविड केसेस की और 20 अगस्त को जो प्रोफाइलिंग है जी। उसके बीच कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूँ कि स्लाइटली बढ़ा है। लेकिन सबसे सरप्राइज करने वाली जो बात है कि नया जो डेटा आया है 20 अगस्त का, 60 ईयर से एवज के लोग उनका केसेस कम हुआ है, उनका रेशियो कम हुआ है इन्फेक्शन में अगस्त 20 कंपेयर टू अप्रैल 2 के। तो आप मैक्सिमम जो ड्रॉप हुआ है वो 5% का हुआ है। और ये जो टोटल शेयर इन्फेक्शन का है उसमें एज ग्रुप में 60 से 70 साल वाले लोगों का, जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल माने जाते थे कि सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर इसका असर होगा। लेकिन मैं केसेस की बात कर रहा हूँ, मैं डेथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपोर्टेड केसेस की जो सरकार रिपोर्ट करती है उस केसेस के नंबर पे मैं रेशियो देख रहा हूँ। तो 60 से 70 वालों का 2 अप्रैल के कंपैरिजन में 5% की कमी आई है इस बार जो इन्फेक्शन के का एज प्रोफाइलिंग एज रेशियो है एज ग्रुप में। तो ये एक पॉजिटिव संकेत भी माना जा सकता है। लेकिन ये शिफ्ट किधर हुआ हो तो युवाओं की तरफ हुआ है। उसी तरह से 71 से 80 साल वाले में भी थोड़ी सी कमी आई है 1% के अराउंड। लेकिन उसके बाद 80 साल से जो ऊपर है उसमें बहुत स्लाइटली कमी आई है। और लेकिन ये जो ट्रेंड है कि बुजुर्गों में जो रेशियो है कोविड इन्फेक्शन का, जो टोटल केसेज है उसमें से बुजुर्गों का कम हो रहा है और बाकी जो युवा है उनका बढ़ रहा है। रीजन क्या है इसका? जी, उससे मैंने बात की जब रीजन के बारे में, तो उनका कहना था कि ये सीधा सीधा इसका रिलेशन आपके पॉपुलेशन में जितना रेशियो जिस एज ग्रुप का है वो रिफ्लेक्शन है इसका। तो ये बात उनकी कुछ हद तक सही लगी। खास तौर से जयप्रकाश मूल्याल जो है एक रिनाउंड एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना था कि आपको ज्यादा बेटर होगा कि आप ये सवाल रखिए कि 40% के नीचे वाले की पॉपुलेशन कितनी है। हम DIU ने ये भी काम किया और उस काम करने के बाद ये पता चला कि जब पॉपुलेशन और एज प्रोफाइलिंग का, यानी इस देश में कितनी उम्र के लोग कितने हैं और बीमार कितने पड़े हैं कोविड में, इन्फेक्टेड कितने हुए हैं, जब उस रेशियो को भी देखा हम लोगों ने तो ये पाया कि जो 40 साल 21 से 30 है साल का, 21 से 30 साल का जो उम्र है और 31 से 40 साल का जो उम्र वाले लोग हैं उनका तो इन्फेक्शन उनके पॉपुलेशन रेशियो से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो बाकी उससे नीचे अगर आप जाएंगे 0 से 10 साल के बच्चे या 11 से 20 साल इवन मानिए जो कॉलेज या स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या जो उस तरह के हैं, उनमें इन्फेक्शन कम है रिलेटिवली उनके पॉपुलेशन क्या, और थोड़ा बहुत भी काफी ज्यादा कम है। और इसलिए ये लगता है कि नियरली जैसे अगर कहा जाए कि 40 साल से लोग करीब 72% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 72% वो 40 साल से नीचे की उम्र में आती है और उनका 56% एक तरह से इन्फेक्शन में वो आ रहे हैं।
तो ये एक ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि जो नीचे, हालांकि उसकी वजह दो थी। जब इसकी वजह और पूछा कि क्यों और रहा है, तो दूसरा जो एम्स के डॉक्टर संजय राय हैं, उनका कहना था कि यही आसपास इसी के जवाब था कि पॉपुलेशन की रेशियो की वजह से आपको ये रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारे आबादी में युवा ज्यादा है। लेकिन युवा में भी जब कैटेगराइज कर रहे हैं तो डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है, क्योंकि 0 से लेकर 20 साल तक के लोग उस रेशियो में नहीं इन्फेक्टेड है, जितने कि 21 से और 40 साल वाले लोग इन्फेक्टेड हैं जिस रेशियो में, और उनका पॉपुलेशन से ज्यादा उन्हीं का है। बाकी का किसी का पॉपुलेशन से ज्यादा अगर एक कोई और है तो वो है 41 से 50 साल की उम्र के वालों लोगों का ये। तो इसका रीजन एक शायद ये हो सकता है कि यूथ को बाहर जाना होता है कमाने के लिए, तो वो ज्यादा बिल्कुल। फिर इसको और मैं डीपर गया तो पॉपुलेशन साइंटिस्ट एक है प्रोफेसर संजय मोहंती, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज मुंबई के, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा सटीक जवाब रहा। और उनका कहना था कि प्राइम रीजन जो है इन्फेक्शन का यंग में, कि उनकी मोबिलिटी वर्क प्लेस तक ज्यादा होती है, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता गया तो उसके बाद ऑफिसेज खुले या काम के लिए लोग जाने लगे, तो वो ग्रुप ऐसा है जो कि ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा मोबाइल रहता है, इकोनॉमिकली उसके ऊपर ज्यादा बर्डन रहता है, तो उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है, एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो उसके इन्फेक्शन के नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं। अब सवाल है कि कितना लीथल है, कितना घातक है अगर इन्फेक्शन है युवाओं में तो। लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये उस रेशियो में घातक नहीं होगा युवाओं के लिए जितना कि बुजुर्गों के लिए, और ये बात सही है। हालांकि अभी भी ICMR या सरकार डेथ के एज प्रोफाइल को अभी रिलीज नहीं कर पाई है, और हमें देखना होगा कि जब वो रिलीज करती है तब किस उम्र के लोग ज्यादा मौत के शिकार होते हैं इस कोविड-19 के। ये थी रिपो राय। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। और अब आपको जयपुर राजस्थान के SMS अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ उज़्मा बानो से मिलवाते हैं। उन्होंने कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़ा और जी जान से कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा की। जब मैं कोविड में मेरी ड्यूटी लगी तो मैंने ये देखा कि कोविड में ड्यूटी लगना, मैं कैसे वो करूँगी, उनको हैंडल कैसे करूँगी, कैसे नहीं वो कर पाऊँगी। लेकिन जब मैंने उन पेशेंट की वो देखी, प्रॉब्लम देखी, तो रियल में मैं अपनी प्रॉब्लम भूल गई। 15 दिन में मैंने पूरी तरह से उन लोगों को अपने में लेके देखा कि हाँ यार, इनकी जगह मैं होती तो मैं किस तरह से करती। वो लोग ऐसे थे जिसमें छोटे बच्चे भी थे, काफी एजेड भी थे, और मतलब हर एज के मेरे पास में पेशेंट थे। लेकिन उन पेशेंटों को जब देखते थे ना तो रियल में आंसू ही आ जाते थे, क्योंकि छोटे बच्चे बिना मम्मी के, बिना पापा के कैसे रह सकते हैं, वो मैंने देखा। जो बूढ़े थे, जो दूसरे मतलब लाठी के बिना नहीं चल सकते ना, रियल में वहां पर उन लोगों की कंडीशन देखी मैंने कि वो इस तरह से थे कि दूसरा उनको संभाल रहा है, वो दूसरे का सहारा बन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि यार सच्ची में ये जो बीमारी आई है ना, ये हमारे लिए इतनी वैसी आई कि मैं बता नहीं सकती आपको। आपके खुद की फैमिली में कैसा रहा? आप दूर रही फैमिली से या क्या, कैसे? जब मेरे पास कॉल आई थी कि आप है ना कोविड में ड्यूटी करेंगे और कोरोना पेशेंट को संभालेंगे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग हमारे घर को मैनेज कर लेंगे, तुम वहाँ पर मैनेज करो। तो 15 दिन के लिए मैं हॉस्टल में रही। जब कॉल आया, मैंने उन लोगों को, पेशेंटों को देखने के लिए गई। मैंने नाइट भी नहीं देखी, मॉर्निंग भी नहीं देखी, इवनिंग तो ऐसा था कि घर हमारा हॉस्पिटल हो गया था। तो उन पेशेंटों को जब करते थे, टैकल करते थे, तो ऐसे था कि ठीक है, रात दिन हमारे एक हो रहते हैं, ये है। और बच्चे कितने हैं आपके, और बच्चों ने आपको मिस नहीं किया उस दौरान? मेरे 2 बच्चे, मेरी गुड़िया बहुत छोटी है, 2.5-3 साल की गुड़िया है मेरी। तो वो जब कॉल करती थी मुझे रोना आता था कि अभी मैं कैसे इससे वो करूं। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि मेरी बच्ची को संभालने के लिए तो उसकी दादी थी, उसके पापा थे, मेरे परिवार वाले थे। लेकिन
हॉस्पिटल के अंदर जिनको संभालना था यार, वो तो बिल्कुल अकेले ही थे ना, तो ये चीज मेरे सामने आई। लेकिन हाँ, तो फिर यही हुआ कि मुझे ना क्या बोलते हैं, वहां पर अपने बच्चों को छोड़ के उन लोगों को करना पड़ा। लेकिन फिर बाद में मुझे ये लगा, 3 दिन निकले, 4 दिन निकले, फिर उसके बाद में मुझे यही फील हुआ कि कोई नहीं, मैं कर लूंगी। और मैंने बिल्कुल इस तरह से जैसे अपने घर पे अपने बच्चे को संभालना है, अपने सासू माँ को संभालना है जो कि काफी एज में है, तो मैंने उन लोगों को वैसे ही अपनी फैमिली मेंबर के जैसे लेके देखा। तो ठीक है, फिर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा रियल में। जो सेटिस्फेक्शन होता है ना पेशेंट को टैकल करने के बाद में, वो तब मेरे को वो चीज मतलब फील हुई। और मैं ऑर्थोपेडिक के अंदर काम करती हूँ, नॉर्थिंग के अंदर। बाकी ऑर्थो में काम करना और कोविड पेशेंट को टैकल करना, वो दोनों बहुत अलग है रियल में। लेकिन ये चीज काफी अच्छी लगी। और मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे मतलब जल्दी से ये चीज यहाँ से या हमारे देश से ही दूर हो जाए रियल में, क्योंकि काफी लोग सफर कर रहे हैं इस चीज से। उज़्मा को हमारी ओर से ढेर सारी दुआएं। और अब वो बात जो आप सबको परेशान करती है, फिक्र, मानसिक तनाव। कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन हुआ, शुरुआत में हम घरों में कैद हो गए। हम घर वालों के करीब तो आए, मगर कई और चिंताएं आकर खड़ी हो गईं। कुछ को तो हम जानते हैं, यानी कुछ चिंताओं को, और कुछ से हम बिल्कुल अनजान थे, जैसे नौकरी चली गई, काम छिन गया, अब क्या होगा। ये फिक्र लाजमी है और सब जानते हैं। कुछ अनचीनी चीजें भी आईं, जैसे कोरोना का डर, जिसे हम जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे। हम कह रहे थे कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो डर है। कुछ बुजुर्ग जो अकेले घरों में रह रहे थे, उनके भीतर भी कई डर पनप कर आ गए। उनके ऊपर क्या गुजरा, कैसे गुजरा। इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स अपने घर से दूर रहे, तो उन्हें कैसा लगा। ऐसे कई सवाल हैं कि मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। इसे लेकर हमने बात की डॉक्टर जसमीत बिंद्रा से, जो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं NHS स्कॉटलैंड में। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि कोरोना के मरीज और हेल्थ वर्कर्स पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इनसे कैसे डील कर सकते हैं? जी, आपने पूछा कि कोरोना के मरीजों और हेल्थ वर्कर्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है, उसके साथ कैसे डील करा जाए। तो जहाँ तक मरीजों का सवाल है, वो अगर बेटर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका स्ट्रेस बेटर हो रहा है। पर मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। अलग तरह का, एक तो कोरोना वायरस का स्ट्रेस है, एक काम करने का स्ट्रेस है, एक है PPE पहनने का स्ट्रेस। इसको बोलते हैं PPE एग्जॉशन। तो जब शुरू हुआ कोरोना वायरस फरवरी मार्च में, तब ऐसे लगा कि कुछ हफ्तों की बात है और ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन तब से लेके आज तक मतलब 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और लोग रियलाइज नहीं करते कि हेल्थ वर्कर्स दे आर ऑन देयर फीट। हर रोज उनको PPE पहनना पड़ रहा है। एक और बात है, उनकी छुट्टियां सारी कैंसिल कर दी गई थी शुरू में, जो कि आई थिंक एक गलत स्टेप था इंडिया में, क्योंकि शुरू में इतना इश्यू नहीं था, कोरोना वायरस का इतना फैलाव नहीं था। और बहुत ज़रूरी होती है हेल्थ वर्कर्स के लिए ब्रेक लेना, क्योंकि अगर उनको ब्रेक नहीं मिलता तो वो एग्जॉशन सीप इन कर जाता है, वो अपना काम ठीक तरह नहीं कर सकते। तो छुट्टी लेना कोई बुरी बात नहीं है। और ये जो हॉस्पिटल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको प्रायोरिटी पे देनी चाहिए हेल्थ वर्कर्स को, कि एटलीस्ट उनको थोड़ा रेस्ट मिले और वो रिफ्रेश होकर काम पर आए। क्योंकि अगर एग्जॉशन बढ़ता रहा तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और इनफैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसका ख्याल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और हॉस्पिटल्स को ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने स्टाफ को खुश कैसे रख सकें। स्टाफ रूम्स बनाएं, उनके लिए एक्सरसाइज इक्विपमेंट बनाएं, उनकी मदद करें, उनके लिए ट्रीट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करें कि उनको भी लगे कि वो वैल्यूड हैं। सिर्फ गुलाब के फूल फेंकने से स्टाफ का मोराल नहीं बढ़ता, उनके लिए डे टू डे उनका मोराल बूस्ट करना चाहिए। इस महामारी के दौरान कई लोग अकेले हैं, अपने परिवार दोस्तों से दूर। वो लोग ऐसे समय में अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? अकेलापन तो वैसे भी बोलते हैं कि लोनलीनेस इज अ किलर, लेकिन इस महामारी के दौरान और भी फैक्टर्स हैं।
एक तो डर, सबसे बड़ी बात है डर कि मुझे ना कुछ हो जाए, मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, और बाकी हर चीज़ों की टेंशन। तो अकेलापन, उसके ऊपर से जब आप आइसोलेट हो जाते हो, आपको कोई बात करने वाला नहीं होता या साथ में हर रोज़ कोई रीअश्योरेंस देने वाला नहीं है, तो सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। तो इससे डील करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स, अपने घर वालों से रेगुलर कांटेक्ट रखें, फ़ोन से, व्हाट्सएप के वीडियो से, अगर हो सकता है, जितना हो सकता है आप लोगों से बात करें, उनसे मिलें, बेशक सोशल डिस्टेंसिंग रख के, लेकिन लोगों से मिलें। आप घर से बाहर जाएं और पूरा अपना मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, लेकिन बहुत ज़रूरी है दूसरों को देखना, लोगों को देखना, नहीं तो बहुत सोशल आइसोलेशन बढ़ जाती है। जी, और मेंटल हेल्थ को लेकर आज भी कई लोग हैं जो बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। जैसे पुराने ख्याल के माता पिता इसे गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे में इस मानसिकता के लोगों को किस तरह से मेंटल हेल्थ के इशू पर शिक्षित किया जा सकता है? सबसे बड़ा हाथ सरकार का है, आपकी सेंट्रल सरकार और आपकी स्टेट सरकारें। अगर ये पब्लिसिटी अवेयरनेस कैंपेन्स रन करें मेंटल हेल्थ पे, तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आज तक इंडिया में आपको कितने याद हैं कि कितने कैंपेन याद हैं जो मेंटल हेल्थ पर रन किए गए? मुझे तो बिल्कुल कोई याद नहीं है। अगर आप जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो लोगों में सेम एटीट्यूड रहेगा मेंटल हेल्थ को लेके। मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ, बिकॉज देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अगर आप नहीं सोच सकते ठीक, अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, आप कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे? अगर आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हैं, अगर आप सोच ठीक नहीं रहे या आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप कैसे करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं, रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में? तो मैं इसमें बोलूँगी कि सरकार का सबसे बड़ा हाथ है मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ाने में। जी, शुक्रिया डॉक्टर जसमीत। चलिए, अब चलने का वक्त है, मगर हाँ, आज यही कहूंगी कि अपनों का बहुत ख्याल रखें, अकेलापन उन्हें बिल्कुल ना सताने दें। वक्त बदल जाएगा, वक्त को थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, और अगर नहीं बदला तो हम उसे सैनिटाइजर से साफ कर देंगे, जैसा आप हर रोज अपने हाथों को करते ही हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।